सोचो एक ऐसी जगह के बारे में जहां लोग किसी डिग्री या 9 to 5 की नौकरी पाने के लिए नहीं पढ़ते थे, जहां एग्जाम्स किसी पेपर पर लिखकर नहीं बल्कि आमने सामने बातों की लड़ाई डिबेट जीतकर पास किए जाते थे, जहां हजारों पन्नों का ज्ञान किसी कंप्यूटर या हार्ड ड्राइव में नहीं बल्कि इंसानों के दिमाग में हमेशा के लिए लॉक कर दिया जाता था। और सबसे हैरान करने वाली बात, जहां बड़े बड़े कॉलेजेस में एडमिशन कोई प्रिंसिपल नहीं बल्कि गेट पर खड़ा एक सिक्योरिटी गार्ड लेता था। आज के स्कूल्स हमें सिर्फ एक एम्प्लॉय बनाते हैं, रटो, एग्जाम दो और भूल जाओ। पर एंशिएंट इंडिया में पढ़ाई का असली मकसद आपको एक आम इंसान से एक सुपर ह्यूमन बनाना था। तो चलिए उस दुनिया में। इमेजिन करो रात के 3:30 बज रहे, कड़ाके की ठंड, घना जंगल और बिल्कुल शांति। कोई अलार्म नहीं बजता, कोई स्नूज बटन नहीं। एक 10 साल का बच्चा उठता है, बर्फ जैसे ठंडे नदी के पानी में वेस्ट डीप खड़ा होता है और सूरज की पहली किरण के साथ शुरू होती है उसकी सबसे एडवांस्ड और सबसे सख्त यानी टफ ट्रेनिंग। ध्यान से सुनना, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक पढ़ाई को और अपने दिमाग को देखने का आपका पूरा नजरिया बदलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। मॉडर्न स्कूल्स में हमें आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सिखाते हैं, पर एंशिएंट इंडिया में नॉलेज सिर्फ 2 हिस्सों में डिवाइडेड थी, अपरा विद्या और परा विद्या। अपरा विद्या मतलब दुनियादारी का ज्ञान, फिजिक्स, मैथ, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन और यहां तक कि आर्चरी, धनुर्वेदा। यह सब इसलिए सिखाया जाता था ताकि आप सोसाइटी में सरवाइव कर सको। पर यह उनका अल्टीमेट गोल नहीं था। उनका मेन गोल था परा विद्या, मतलब खुद को जानना, द नॉलेज ऑफ द सोल। अगर अपरा विद्या पानी का केमिकल फॉर्मूला H2O पढ़ना है, तो परा विद्या उस पानी को पीकर अपनी प्यास बुझाना है। दोनों जरूरी हैं, लेकिन इस प्रोसेस में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, ईगो, अहंकार। अब सोचो, एक राजा का बेटा गुरुकुल आया है, उसमें तो बहुत एटीट्यूड होगा ना, मैं तो प्रिंस हूं। इमेजिन करो आज के किसी बिलियनियर का बच्चा अपने प्राइवेट जेट से उतरकर किसी झोपड़ी में जाए और उसे बोला जाए, जाओ बेटा गांव में जाकर अपने लिए और मेरे लिए खाना मांग कर लाओ। उनका तो पैनिक अटैक आ जाएगा। पर एंशिएंट इंडिया में इसे भिक्षा कहते थे। राजा का बेटा हो या गरीब का, सबको गांव में जाकर भिक्षा मांगनी पड़ती थी। क्यों? ताकि उनका ईगो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए। जब आप एक कटोरी लेकर किसी के दरवाजे पर खड़े होते हो, तब आपको रियलाइज होता है कि आपका अस्तित्व इस सोसाइटी पर डिपेंड करता है। ये थी उनकी साइकोलॉजिकल सर्जरी, जिसे वो अंतःकरण शुद्धि कहते थे। माइंड एकदम क्रिस्टल क्लियर। लेकिन ठीक है, ईगो चला गया, माइंड शार्प हो गया, पर पढ़ाई कैसे होती थी? क्योंकि तब ना किताबें थी, ना प्रिंटिंग प्रेस, ना गूगल, तो वो हजारों पन्नों का डेटा स्टोर कैसे करते थे? The answer is terrifyingly genius. Welcome to the human blockchain. वेदों और शास्त्रों में इतना डेटा था कि उसे लिखकर संभालना इम्पॉसिबल था। पेपर जल सकता है, फट सकता है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम डेटा को इंसानों के दिमाग में लॉक करेंगे। उन्होंने ऐसी मैथमेटिकली परफेक्ट रेसिटेशन टेक्निक्स बनाई कि एक सिंगल मिस्टेक करना भी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो गया। इसे घनपथा कहते थे। नॉर्मल लोग कैसे याद करते हैं? वर्ड ए, वर्ड बी, वर्ड सी। घनपथा में स्टूडेंट कैसे बोलता था? AB, BA, ABC, CBA, ABC। इस मैथमेटिकल लॉकिंग सिस्टम की वजह से एक सिलेबल, एक एक्सेंट, स्वर भी इधर से उधर नहीं हो सकता था। अगर आपने एक गलती की तो पूरी रिदम वहीं ब्रेक हो जाएगी। ये कोडिंग का एरर करेक्शन एल्गोरिथम था, कंप्यूटर्स आने के 3000 साल पहले। और इनका फोकस लेवल, भाई साहब, आज हम 30 सेकंड की रील बिना स्किप किए नहीं देख सकते। वहां स्टूडेंट्स एक प्रैक्टिस करते थे जिसे बोलते थे अवधाना। इमेजिन करो, एक स्टूडेंट बीच में बैठा है, उसके आसपास 8 या 100 लोग खड़े हैं। पहला इंसान उससे एक कॉम्प्लेक्स पोएम कंप्लीट करने बोल रहा है। दूसरा इंसान रैंडम टाइम पर बेल बजा रहा है, उसको बेल काउंट याद रखना है। तीसरा इंसान उसके साथ चेस खेल रहा है। चौथा उसकी पीठ पर फूल फेंक रहा है, जिससे उसको फिजिकली काउंट करना है। और पांचवा इंसान फॉरेन लैंग्वेज में कोई फिलॉसफी समझा रहा है। और एंड में 1 सेकेंड। स्टूडेंट ना सिर्फ पोएम सुनाता है, बेल्स और फूलों का एग्जैक्ट नंबर बताता है, चेस मैच जीतता है, बल्कि उस फॉरेन फिलॉसफी को वर्ड टू वर्ड रिपीट कर देता है। उनके पास सुपर कंप्यूटर्स वाले दिमाग थे। बट एग्जाम्स, अगर MCQs नहीं होते थे तो फेल या पास कौन करता था? वेल, गेट रेडी फॉर द इंटेलेक्चुअल UFC।
गुरुकुल्स और यूनिवर्सिटीज में एग्जाम्स लिखित नहीं होते थे। वहां होती थी शास्त्रार्थ, यानी शब्दों और लॉजिक का युद्ध। एक बड़ी सभा, सामने राजा, एक तरफ चैलेंजर, एक तरफ डिफेंडिंग स्कॉलर। हारे तो करियर खत्म और जीते तो राजा से गांव इनाम में मिलते थे। पर इस डिबेट का एक ऐसा रूल था जो आज की सोसाइटी में अप्लाई कर दें तो दुनिया की आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आजकल टीवी डिबेट्स या ट्विटर एक्स पर क्या होता है, तू गलत है, मैं सही हूं, तू चुप कर। लेकिन शास्त्रार्थ का सबसे बड़ा रूल था पूर्व पक्षा। इसका मतलब अपना काउंटर आर्ग्यूमेंट देने से पहले आपको अपने दुश्मन या अपोनेंट का आर्ग्यूमेंट उन्हें परफेक्टली एक्सप्लेन करके सुनाना होगा, वो भी उनसे बेहतर तरीके से। जब अपोनेंट बोलेगा हाँ मेरा यही मतलब था, तभी आप उन्हें काउंटर कर सकते हैं। It ensured that you actually understood the opposing view instead of just shouting blindly. ये था फाउंडेशन। पर एंशिएंट इंडिया सिर्फ छोटे जंगल वाले गुरुकुल तक सीमित नहीं रहा। जैसे जैसे सिविलाइजेशन बड़ी हुई, इन्होंने ऐसी यूनिवर्सिटीज बनाई जिसके सामने आज के हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड भी बच्चे लगेंगे। लेट्स एंटर द फोर्ट्रेसेस ऑफ नॉलेज। स्वागत है नालंदा महाविहार में। बिहार में स्थित ये एंशिएंट यूनिवर्सिटी एक पूरा शहर थी। 10,000 स्टूडेंट्स, 2,000 टीचर्स। यहाँ कोरिया, जापान, चाइना, ग्रीस से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। और इसका एंट्रेंस एग्जाम क्या? दुनिया का सबसे मुश्किल एग्जाम, IIT JEE और UPSC का दादा। नालंदा में एडमिशन के लिए कोई पेपर फॉर्म नहीं था। जब आप यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर पहुंचते थे तो आपको मिलता था द्वार पंडिता, यानी गेट कीपर स्कॉलर, एक गार्ड जो आपसे लॉजिक, फिलॉसफी और मेटाफिजिक्स के सबसे ब्रूटल क्वेश्चंस पूछता था। अगर आपने इस गार्ड को डिबेट में हरा दिया तभी गेट खुलते थे। एक्सेप्टेंस रेट था सिर्फ 20 से 30%। बाकी लोग गेट के बाहर बैठकर अगले साल की तैयारी करते थे। और नालंदा अकेली नहीं थी। पाकिस्तान के एरिया में थी तक्षशिला, यानी टैक्सिला। ये ऑक्सफोर्ड से ज्यादा MIT जैसी थी। यहाँ प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई जाती थी। मिलिट्री स्ट्रैटेजी चाहिए, तक्षशिला आओ। सर्जरी सीखनी है, तक्षशिला आओ। हमें लगता है चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य कहां से आए, यही उनकी ट्रेनिंग ग्राउंड थी। और बिहार की मिथिला यूनिवर्सिटी में तो सलका परीक्षा, यानी नीडल टेस्ट होता था। ग्रेजुएशन के टाइम हजारों पन्नों की बुक में एक सुई चुभाई जाती थी। सुई जिस लाइन पर रुकती, स्टूडेंट को वो लाइन, उसका मतलब और उसके आगे पीछे का पूरा टेक्स्ट वर्बेटिम सुनाना पड़ता था। लेकिन नालंदा का सबसे बड़ा खजाना उसकी गोल्ड नहीं था, वो था धर्मगंज, उसकी मैसिव लाइब्रेरी। 3 बड़ी बिल्डिंग्स, जिनमें से एक 9 फ्लोर्स यानी मंजिल ऊंची थी। इसमें सदियों का ज्ञान, लाखों मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे। 12th सेंचुरी में जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर अटैक किया तो उसने इस लाइब्रेरी में आग लगा दी। कहते हैं किताबें इतनी ज्यादा थीं और ज्ञान इतना विशाल था कि वो लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही। आसमान की तरफ उठता वो काला धुआं उस एजुकेशन सिस्टम के गोल्डन एरा का एंड था। आज जब हम ये सब सुनते हैं तो लगता है जैसे किसी फैंटेसी मूवी की कहानी हो, लेकिन ये हमारी रियलिटी थी। एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम का मकसद सिर्फ पैसे कमाने वाली मशीनें बनाना नहीं था। उन्होंने धर्म यानी मॉरल्स, अर्थ यानी वेल्थ, कामा यानी डिजायर और मोक्ष यानी लिबरेशन, इन चारों को बैलेंस किया। उन्होंने एक इंसान को पूरा इंसान बनाया जिसने दुनिया जीतने से पहले अपना अंतःकरणा यानी अपना माइंड जीत लिया था। हमें आज वापस जंगलों में जाकर गुरुकुल खोलने की जरूरत शायद नहीं है, लेकिन अपने स्मार्ट डिवाइसेस और 15 सेकंड के अटेंशन स्पैन वाली दुनिया में हमें थोड़ी सी अवधाना और थोड़ी सी पराविद्या की जरूरत जरूर है। अगर आपको इस वीडियो ने सोचने पर मजबूर किया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि हमारा इंटेलेक्चुअल हेरिटेज क्या था। आपके हिसाब से आज के एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंज आना चाहिए, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही माइंड ब्लोइंग हिस्टोरिकल डीप डाइव्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे क्यूरियस।